जैसे कि आप लोग इस टॉपिक में देख रहे हैं कि हमारी यूनिट है यूनिट नंबर 5 और टॉपिक इसमें फर्स्ट टॉपिक जो आता है आपका सिंपल स्ट्रेन स्ट्रेन। बेसिकली ये टॉपिक जो है वो आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर से डील करता है विद द स्टडी ऑफ स्ट्रेंथ एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड द बिहेवियर ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड लोड। तो इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड को अप्लाई करने के बाद उस मेंबर के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या चेंजेस प्रोड्यूस होता है, उसी के बारे में हम लोग स्टडी यहाँ पे करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ लोड कौन कौन से हैं। तो जैसा कि आप लोड को डिफिनेशन आप देख रहे हो कि द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड लोड। तो जो भी बेसिकली किसी भी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल लोड्स जो लगते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस जो हम लोग अप्लाई करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं लोड। तो लोड का क्लासिफिकेशन बेसिकली दो तरीके से किया गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। एक तो होता है अकॉर्डिंग टू द मैनर ऑफ एप्लीकेशन। इस क्लासिफिकेशन का फर्दर क्लासिफिकेशन जो हो गया है उसमें डेड लोड और स्टैटिक लोड है। डेड लोड जो होता है वो कभी भी अपनी डज नॉट चेंज इन एनी कंडीशन। जैसे कि किसी भी मेंबर का अपना सेल्फ वेट होता है, तो वो किसी भी कंडीशन में उसका सेल्फ वेट जो होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। इसी में एक होता है उसका अनदर क्लासिफिकेशन है लाइव लोड और फ्लक्चुएटिंग लोड, जिसमें लिखा हुआ है कि इट चेंजेस इट्स वैल्यू और पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जिसका एग्जांपल आपको दे रखा है इम्पैक्ट लोड। इम्पैक्ट लोड हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, जिसकी वैल्यू जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करते हैं उसकी वैल्यू चेंज होती है। जो सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन ऑफ लोड है वो है अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट ऑफ लोड ऑन अ बॉडी। अब हम बॉडी के ऊपर किस तरीके का लोड अप्लाई कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट पेज में, फर्स्ट होता है इसमें टेंसाइल लोड। टेंसाइल लोड के बारे में आप जानते हो कि जब भी किसी बॉडी को हम दोनों तरफ से फोर्सेस लगा करके पुल फोर्स लगाते हैं तो बॉडी क्या होती है, उसकी लेंथ में एक्सटेंशन प्रोड्यूस होता है। तो एक्सटेंशन जब प्रोड्यूस होगा तो बॉडी क्या करेगी, इलोंगेट करेगी। तो उस टाइप के लोड को जहाँ पे पुल फोर्स अप्लाई होता है उसको हम लोग कहते हैं टेंसाइल लोड। सिमिलरली अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर पुश फोर्स लगा रहे हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्रेसिव लोड। तो यहाँ पे होगा क्या, उस मेंबर की जो लेंथ होती है वो बेसिकली डिक्रीज कर जाती है जब हम कॉम्प्रेसिव लोड अप्लाई करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ लोड जो होता है वो होता है शेयरिंग लोड। शेयरिंग लोड बेसिकली होता है एक एंगुलर डिफॉर्मेशन इन अ मेंबर। जब टू पैरेलल फोर्सेस अपोजिट इन डायरेक्शन हम अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर शेयर फोर्स, जैसा कि मैंने आपको एसएफडी और बीएमडी में बताया था कि शेयर फोर्स क्या होता है, वही शेयरिंग लोड होता है। बेंडिंग लोड क्या होता है, टेंड टू कॉज अ सर्टेन डिग्री ऑफ कर्वेचर ऑफ बेंडिंग। बेंडिंग में क्या होता है कि जो बार होती है वो हमारे लोड अप्लाई करने के बाद वो बेंड कर जाती है, जैसा कि बेंडिंग मोमेंट में आप लोगों ने देखा था। ट्विस्टिंग और टॉर्शन जो होता है बेसिकली, इसमें क्या होता है कि किसी भी बार को हम लोग उसके एक्सियल एक्सिस के अबाउट उसको रोटेट करते हैं। जैसे ट्विस्ट करना होता है, जैसे हम लोग कपड़े जैसे निचोड़ते हैं उस तरीके का होता है ट्विस्टिंग लोड। तो वहाँ पे हम उसके सरकमफ्रेंस पे एक लोड अप्लाई करते हैं, उसकी जो रोटेशन जो होती है उसी डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया जाता है। अब बात आती है सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टॉपिक जो हमारा होता है इस यूनिट में है स्ट्रेस। स्ट्रेस के बारे में आप सभी लोग पहले से भी जानते हो, अभी भी मैं बता रहा हूँ। स्ट्रेस बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम किसी भी बॉडी के ऊपर, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे पास यहाँ पे एक बार है, सिलेंड्रिकल बार है, इसके दोनों एंड्स पे, फ्री एंड्स पे जब हमने पी फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा कि ये बॉडी इलोंगेट करेगी। लेकिन इस बॉडी की अपनी जो ओन प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी एक्सटर्नली अप्लाइड लोड को वो बेसिकली रेजिस्ट करता है कि उसके अंदर चेंजेस ना प्रोड्यूस हो। तो जैसा कि हम लोग डिफिनेशन में यहाँ पे देख रहे हैं कि द इंटरनल रेजिस्टेंस सेटअप पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड एज स्ट्रेस और इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस। तो बेसिकली जब भी हम किसी भी बॉडी के ऊपर लोड अप्लाई करते हैं तो उस लोड को अप्लाई करने के बाद उस बॉडी की जो अपनी ओन प्रॉपर्टी होती है वो एक अनदर रेजिस्टिव फोर्स प्रोड्यूस करता है जो उसके मोमेंट को या उसकी डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि ये जो बॉडी थी हमारा पी फोर्स पुल लगा करके हम इसको एक्सटेंड कर रहे थे,
लेकिन अब हुआ क्या, बॉडी को जहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शन पे देखा, तो क्रॉस सेक्शन हमने देख रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे इस पी फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, यहाँ पे हमारी जो रेजिस्टिव फोर्स जो इस बॉडी के अंदर इंटरनली प्रोड्यूस हुई है वो इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें इसके राइट साइड पार्ट्स है, तो हम जैसे देख रहे हैं पी फोर्स है उसको रेजिस्ट कौन कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स आर। तो जनरली अभी तक हम लोगों ने स्ट्रेस के बारे में ये पढ़ा था कि स्ट्रेस जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। यहाँ पे फोर्स जो गिवन है वो पी है, तो पी पर यूनिट एरिया मतलब जितने क्रॉस सेक्शन एरिया पे जो लग रहा है पी, तो पी पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे जो पी है वो नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया है। बट एक्चुअल में जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया ना हो करके वो रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। लेकिन क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू द पी फोर्स अप्लाइड, जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं उसके इक्वल होता है उसकी वैल्यू, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं कि अप्लाइड फोर्स ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया, जितने भी क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर हम लोग पी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेस एंड इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा। एंड यूनिट जो होती है इसकी नॉर्मल न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, एरिया आपका पर मीटर स्क्वायर। इसकी कुछ अनदर इंपॉर्टेंट यूनिट्स भी होती है, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पास्कल। जनरली आपको जितने भी न्यूमेरिकल मिलेंगे वहाँ पे पास्कल ही आपको मिलेगा। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किलो पास्कल मतलब 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मेगा पास्कल मतलब 10⁻6 पास्कल। एंड पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर को mm में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली गीगा पास्कल मतलब 10⁹ पास्कल, और 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक आपके स्ट्रेन की। तो स्ट्रेन जैसा कि आप लोग बहुत पहले से ही जानते हो कि स्ट्रेन क्या होता है। इट इज़ बेसिकली अ मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन अ मेंबर ड्यू टू द लोड्स एक्टिंग ऑन इट। तो जब भी हम कभी भी किसी भी मेंबर के ऊपर जब हम लोड अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से उसके अंदर जो लेंथ में चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं, चाहे वो एक्सटेंड करे चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट करे। तो स्ट्रेन बेसिकली एक रेशियो होता है चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ के इक्वल होता है। स्ट्रेन को जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं डिनोट कर रहे हैं स्मॉल ई से। तो ई क्या होता है, डेल्टा एल। डेल्टा एल मीन्स चेंज इन लेंथ, एल क्या है, टोटल मतलब ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ये आपका होता है स्ट्रेन। ठीक है, और स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। आप सभी लोग जानते हो कि बेसिकली ये लेंथ का रेशियो होता है, तो इस वजह से इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हो कि हमारे पास पी ये बार है जिसपे पी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। इनिशियल लेंथ इसकी एल थी, और अब जब इंक्रीज इन लेंथ कितना है, डेल्टा एल। तो डेल्टा एल दैट इज इंक्रीज इन लेंथ एंड एल इज व्हाट, एल इज द ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन। नाउ टॉक अबाउट द नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल मतलब होता है बेसिकली परपेंडिकुलर स्ट्रेस। परपेंडिकुलर मीन्स क्या होता है कि किसी भी बार आपका सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है, कोई भी क्रॉस सेक्शन हो सकता है। लेकिन जनरली हम जब बार की बात करेंगे तो बेसिकली वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ही होगा। और अगर कोई अनदर क्रॉस सेक्शन होता है तो वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि ये बार में बी ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, आपका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, तो रही बात नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब बेसिकली क्या होता है कि द स्ट्रेस विच एक्ट नॉर्मल टू द प्लेन ऑन विच द फोर्सेस एक्ट आर कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस, और डायरेक्ट स्ट्रेस भी इसको कहा जाता है। तो होता क्या है कि जैसा ये जो बार आप यहाँ पे देख रहे हो रेक्टेंगुलर बॉडी, इसके ये जो दोनों एंड्स हैं ये बेसिकली एक सर्कुलर है। अगर आप इसको साइड व्यू इधर से अगर आप देखोगे तो ये आपको सर्कुलर एरिया ये नज़र आएगा। अब इस सर्कुलर एरिया से जो फोर्स हम पी अप्लाई कर रहे हैं ये इसके परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर फोर्सेस को ही हम लोग बेसिकली नॉर्मल फोर्सेस करते हैं। अब बात आती है कि ये अगर पुल फोर्स है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इनिशियल लेंथ एल थी, चेंज इन लेंथ टोटल एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगा। तो पी पर यूनिट एरिया जो आप लगा रहे हो, ये जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया इसका दे रखा होगा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, तो पी बाय ए जो हो जाएगा वो हमें देगा टेंसाइल स्ट्रेस। सिंपली अगर हमारा पी जो अप्लाई हम कर रहे हैं उस बार पे वो पुश फोर्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथ,
तो ये हमारा रिड्यूस होकर के जो डैश लाइन आप जो देख रहे हो वो बेसिकली आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन है, तो हमारा डेल्टा एल लेंथ उसकी रिड्यूस होगी। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है इस बार के अंदर वो हो जाएगा P बाई ए, यहाँ पे भी सेम होगा, बट स्ट्रेस जो होगा वो एक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कहलाएगा। अब बात आती है शेयर स्ट्रेस क्या होता है। शेयर स्ट्रेस क्या होता है कि जैसे ये आप जो बॉडी देख रहे हो कि ए बी सी डी जो आप देख रहे हो यहाँ पे, हमने बॉटम को क्या किया, फिक्स्ड कर दिया। फिक्स करने के बाद जब आप इसकी अपर सरफेस BC पे P फोर्स लगाओगे तो ये बॉडी क्या करेगी, बॉटम से तो फिक्स्ड है, ये कुछ स्लाइट टर्न कर जाएगी। टर्न का मतलब क्या हो जाएगा, एंगुलर डिफॉर्मेशन इसके अंदर होगा। जैसा कि शेयर स्ट्रेस को हम लोग डिनोट करते हैं टाउ से, व्हेन टू इक्वल अपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस इंड्यूस्ड whenever the applied loads cause one section of the body to slide past its adjacent section. It is developed in the design of bolts, pins, rivets, keys, weld and glued joint. तो बेसिकली होता है क्या कि जब हम इसकी अपर सरफेस जो होता है, ये यूनिट क्रॉस सेक्शन, अगर आप इसको बैक साइड ऐसे प्रोड्यूस करेंगे तो ये यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो सरफेस पे जब आप टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं तो एकदम स्लाइड कर जाती है। जब स्लाइड करेगी तो ये बी एंड आपका बी डैश पे आ जाएगा और ये जो सी एंड था वो सी डैश पे चला जाएगा। तो जितना ये बी से लेके बी तक ये स्लाइड किया है, ये जो आप फाई देख रहे हो, फाई होता है शेयर स्ट्रेन, यानी जितना ये टिल्ट कर रहा है। तो टाउ जो होता है कि हमने इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जितना पी फोर्स अप्लाई किया, पी और पर यूनिट एरिया इसका जितना भी एरिया होगा वो आपका कहलाएगा शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस के बाद हम लोग देखेंगे शेयर स्ट्रेन विच इज़ डिनोटेड बाय फाई। शेयर स्ट्रेन को कैलकुलेट करने के लिए जैसा कि आप सेम डायग्राम है जैसा शेयर स्ट्रेस में देखा था, तो यहाँ पे जो फाई है, तो फाई क्या है, ये हमारा एक 90 डिग्री एंगल बन रहा है। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो ये आपका एक 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो अगर आप फाई की वैल्यू को अगर आपको निकालना है कि अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि ये जो पी फोर्स लगाने के बाद बॉडी जितना भी एंगुलर डिफॉर्मेशन उसके अंदर फाई एंगुलर डिफॉर्मेशन हुआ है, अगर ये बहुत ही स्मॉल है, तो यहाँ पे tan फाई की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सी सी डैश यानी परपेंडिकुलर, फाई के रिस्पेक्ट में सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, अपॉन बेस क्या हो जाएगा सी डी, तो सी सी डैश अपॉन सी डी। अब अगर फाई बहुत ही स्मॉल है तो tan फाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई, तो सी सी डैश अपॉन सी डी, यही आपका होता है शेयर स्ट्रेन। अब हुक्स लॉ के बारे में बहुत पहले से आप लोग जानते हैं कि हुक्स लॉ क्या होता है, कि जब भी मटेरियल को, किसी भी मटेरियल को इज लोडेड विद इन इट्स प्रोपोर्शनल लिमिट, तो स्ट्रेस जो होता है डेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। यानी सिग्मा जो होगा, सिग्मा क्या है, स्ट्रेस, एंड ई क्या है, स्ट्रेन। तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो यहाँ पे आपको एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ई मिल जाता है विच इज़ कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और वी से इट यंग्स मॉडुलस। तो यहाँ से ई की वैल्यू आपको मिलेगी सिग्मा अपॉन ई, डेट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और इसके बीच में ये डायग्राम होता है और ये आपका 45 डिग्री पे आप जैसा देख रहे हो प्रोपोर्शनल लिमिट आपकी जा रही है। अब बात आती है आपकी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का बेसिकली होता क्या है कि जब भी बार, किसी भी क्वेश्चन में बार हमें अगर कंपोजिट मिलती, कंपोजिट का मतलब ये होती है सिंगल बार ना हो करके उस बार के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे डिवाइडेड होती बार, मान लीजिए 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसा आप लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग लैब में किया था कि आपने स्टेप्ड बार बनाई थी, याद होगा आपको, स्टेप्ड बार बनाई थी। तो उस स्टेप बार के अंदर अलग अलग डायामीटर के पोर्शंस थे, ठीक है। तो उस पोर्शन में अब मान लीजिए उसी पर्टिकुलर स्टेप बार पे अगर आप दोनों एंड से पी फोर्स लगा करके उसको एक्सटेंड करेंगे तो हर एक पोर्शन के अंदर जो डिफॉर्मेशन होगा या चेंज इन लेंथ जो होगा वो अलग अलग होगी। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेसिकली ये कहता है कि इट स्टेट दैट द नेट डिफॉर्मेशन इन द मेंबर इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ईच इंडिविजुअल। यानी किसी भी अगर कंपोजिट बार के अंदर टोटल या हमको टोटल नेट डिफॉर्मेशन अगर चाहिए तो वो नेट डिफॉर्मेशन किसके इक्वल होनी चाहिए, दिस इज इक्वल टू द डिफॉर्मेशन इन द इंडिविजुअल members of the bar, that is delta L1, delta L2, delta L3 and so on। यानी वो बार, टोटल बार जितनी भी पार्ट्स में डिवाइडेड होता है उन सारे पार्ट्स के अंदर इंडिविजुअल एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन जो भी हुआ है उन सब का एल्जेब्रिक सम जो होगा
वो हमारा कहलाएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और उसी से हम उसकी बार की नेट इलोंगेशन को हम निकाल सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक फिगर आपको दे रखा है यहाँ पे, अब जैसे ये टोटल ए से लेके डी तक एक बार आपको गिवन है, ठीक है। तो ए से डी तक टोटल बार है, कंप्लीट बार है, लेकिन बी और सी ने किया क्या है, इसने बार को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो हमारे पास ये टोटल बार इज डिवाइडेड इनटू फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो हमारे पास 3 पोर्शंस हो गए, ए से बी एक बार हो गई, बी से सी दूसरी बार हो गई, एंड सी से डी एक तीसरी बार हो गई। अब तीनों बार को हमने ज्वाइन करके एक कंप्लीट बार बना लिया है। अब तीनों की लेंथ आप देखिए, L1, L2, L3 अलग अलग दे रखा है, एंड बी बार के जो क्रॉस सेक्शन है वहाँ पे भी आप देख रहे हो PB और PC कुछ इंटरनल फोर्सेस लगी हुई हैं, और एंड पे भी PD लगी हुई है, ठीक है। अब हम तीनों को क्या करेंगे, सेपरेटली हमने ड्रॉ कर लिया, इनके FBD यानी AB पोर्शन का ड्रॉ कर लिया, BC का ड्रॉ कर लिया, और CD को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक। अब हमें निकालना है, बाई चांस मान लीजिए कि हमको निकालना है कि भाई इस AB के अंदर नेट फोर्स कितना आएगा। नेट फोर्स मतलब इस AB बार के अंदर कितना नेट फोर्स, यानी ये जो लोड PA लगा हुआ है वो कितना लगेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास P1 लगा, BC के अंदर लगा P2 लगा, एंड CD के अंदर क्या लग गया, P3 लग गया। अब जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर जनरली यूज़ करना है वो ये है आपका डेल्टा L इज इक्वल टू PL अपॉन AE। ये आया कहाँ से, ये आप देख सकते हैं। जैसा कि हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। अब स्ट्रेस को आप जानते हो कि स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी P क्या है लोड, और एरिया पर यूनिट एरिया। एंड E को क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेन जो होता है वो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इसी फॉर्मूले से हमने यहाँ पे डेल्टा L को E की जगह ले गए, इस E को डेल्टा L की जगह लेकर के आए हैं। तो हमारे पास PL अपॉन AE एक फार्मूला बन गया है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। 90% बार की प्रॉब्लम्स में आपको इन्हीं फार्मूले का इस्तेमाल करना है। अब रही बात, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, बार्स विथ क्रॉस सेक्शन वेरिंग इन स्टेप, जैसा मैंने अभी आपको स्टेप बार के बारे में बताया था वही चीज़ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके सामने एक स्टेप बार दे रखी है जो कि आपकी L1 लेंथ, L2 लेंथ और L3 लेंथ। अब देखिए ये जो बार है, मैंने यहाँ पे देखिए साइड में इसको सर्किल भी बनाया हुआ है, जिससे आपको ये 3 डायमेंशनल लगे कि हाँ ये बार भाई, ये एक्चुअल में सामने रेक्टेंगल देख करके मत समझिएगा कि ये रेक्टेंगल है, बेसिकली ये सर्कुलर बार है, ठीक है। अब ये इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, डिपेंड करता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में खाली बार बोला है और उसके क्रॉस सेक्शन के बारे में नहीं बोला है, तो ये बट ऑब्वियस है कि ये बार आपकी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की ही बार है, जिस केस में आपको हमेशा डायामीटर उस बार पोर्शन का दे रखा होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे पास बार है एक L1 लेंथ की, L2 लेंथ की और L3 लेंथ की। यहाँ पे डायमीटर मैक्सिमम है, यहाँ पे उससे लेस है, एंड यहाँ पे सबसे कम आप यहाँ पे देख रहे हो डायमीटर। अब बात आती है, अगर मान लीजिए आपको इस स्टेप बार का अगर आपको टोटल निकालना होता, चेंज इन लेंथ अगर आपको निकालना होता, तो हमने यहाँ पे देख रहे हैं टोटल इलोंगेशन जो डेल्टा एल का मतलब ये है पूरी बार के अंदर जो नेट इलोंगेशन या नेट डिफॉर्मेशन होगा उसको हम लोग डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। ये L1 L2 L3 क्या है, इस बार के अंदर हम निकालेंगे, यानी फर्स्ट पोर्शन ऑफ द बार के अंदर निकालेंगे, तो इसके अंदर जो नेट फोर्स आएगा, डिफॉर्मेशन आएगा, उसको हम लोग डेल्टा L1 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अंदर जो आएगा वो डेल्टा L2 से, और लास्ट वाले में जो आएगा डेल्टा L3 से। अब आपको पता है कि डेल्टा L का स्टैंडर्ड फार्मूला PL अपॉन AE है। तो यहाँ पे हमने P हमने देखा है, क्योंकि इस पूरी बार के अंदर आप देख रहे हो P दोनों एंड्स पे अप्लाई है, बीच में कहीं पे भी अप्लाई नहीं है। जब भी कभी किसी भी बार में दोनों एंड्स पे आपको टेंसाइल या कॉम्प्रेसिव फोर्स गिवन हो, तो हमेशा जितने भी मेंबर्स होंगे, यानी वो बार जितने भी पार्ट्स में डिवाइडेड होगी, हर एक पोर्शन के लिए P जो होगी वो कॉमन फोर्स होगा, यानी कॉमन वैल्यू ऑफ P होगी। तो यहाँ पे आप अच्छे से देख रहे हो P कॉमन वैल्यू है, तो हमने P को यहाँ पे P1 P2 P3 नहीं लिखा है, हमने P लिखा है। सिंपली लेंथ L1 इसकी गिवन थी, क्रॉस सेक्शन एरिया A आपको गिवन है, और E आपका कॉमन है। E मतलब क्या हो गया, ये बार जिस मटेरियल की बनी है उस मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E की वैल्यू क्या है, ठीक है।
ये हो सकता है वेरी भी करे, ठीक है, वेरी भी कर सकती, तब वहाँ पे ई की वैल्यू डिफर कर जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, तीनों बार्स में तीनों मेंबर्स में हम देख रहे हैं पी और ई की वैल्यू कॉमन है, तो हमने यहाँ पे कॉमन कर लिया।